नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज हम फारूक अब्दुल्ला की चाइनीज उम्मीदों का विश्लेषण करेंगे। फारूक अब्दुल्ला को उम्मीद है कि चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 यानी कि धारा 370 का पुनर्जन्म होगा। उनकी इस उम्मीद ने सियासत की दुनिया में कैसी आग लगाई है, ये आज आप जरूर देखिएगा। फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को चीन से उम्मीदें हैं, तो चीन को अपने कूटनीतिक कर्मचारी पाकिस्तान से उम्मीदें हैं। आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बॉर्डर पर जो विवाद हो रहे हैं, उनके पीछे चीन और पाकिस्तान एक मिशन के तहत मिलजुल कर खेल खेल रहे हैं। देश के 7000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर से जुड़ी इस खबर को डिकोड करेंगे। वैसे अच्छी खबर यह है कि बॉर्डर वाले इलाकों में भारत की पुल शक्ति को नई ऊर्जा मिल गई है। 7 राज्यों के 44 पुलों का एक साथ उद्घाटन हुआ है। ये पुल लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बनाए गए। इनकी मदद से सेना की हथियारबंद टुकड़ियां तेजी से सीमा पर फॉरवर्ड लोकेशन तक पहुंच पाएंगी। बिजली की सप्लाई किसी भी महानगर के लिए ऑक्सीजन जैसी होती है। आज करीब 3 घंटे तक मुंबई में बिजली गुल रही। ग्रिड फेल हो जाने की वजह से लोकल ट्रेन से लेकर ट्रैफिक लाइट तक सारा सिस्टम ठप हो गया। ऐसा संकट मुंबई ने लंबे समय में नहीं देखा था। जब करीब 2 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले महानगर में बिजली पूरी तरह से कट जाती है, तो कितना और किस तरह का नुकसान होता है, ये आज हम आपको बताएंगे। और ये भी दिखाएंगे कि पावर कट पर भी कैसे पॉलिटिक्स की बैटरी एकदम 100% चार्ज हो जाती है। और त्योहारों के मौसम में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 4 बड़े कदम उठाए। पहला कदम है सरकारी कर्मचारियों के एलटीसी के बदले कैश वाउचर्स देना। दूसरा कदम है कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस। तीसरा कदम है राज्य सरकारों को 50 साल तक के लिए बिना ब्याज का कर्ज। और चौथा कदम है बुनियादी ढांचे के विकास पर 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च। ये आज आपके काम की खबर है। लेकिन शुरुआत करते हैं फारूक अब्दुल्ला के चाइनीज सपनों से। चीन आज ये जानकर बहुत खुश हुआ होगा, खिलखिलाया होगा कि भारत में ऐसे नेता भी हैं जो चीन की जीत देखना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने चाइनीज उम्मीदों वाला बयान दिया है, जिसका एक मतलब यह भी है, वो अनुच्छेद 370 को चीन के जोर पर वापस लाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि चीन से टकराव के दौर में अनुच्छेद 370 में जान फूंकने का एक बड़ा चांस है। एक तरफ बॉर्डर पर हमारे सैनिक चीन से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता चीन की तरफ मुंह ताक रहे हैं। उनके बयानों में चीन की खुशामद के कण दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की सोच को देश कैसे स्वीकार कर सकता है? सवाल यह है कि ऐसे कितने नेता हैं जो मन ही मन देश की हार चाहते हैं, जिनके दिल के अंदर चीन की जीत की कामना करने वाली एक चाहत दबी हुई है। उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है, और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। फारूक अब्दुल्ला की यही बात देश को चुभ रही है। एक सांसद होकर कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है? सीमा पर जिस दुश्मन के सामने हमारे सैनिक खड़े हैं, उसी दुश्मन से फारूक अब्दुल्ला को बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है, और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर। ये तो सीमा पर चीन के जीत जाने की दुआ मांगने, सीमा पर चीन की हरकतों को सही ठहराने जैसा। अनुच्छेद 370 चीन की सैनिक ताकत से वापस आए, ये तो मन ही मन अपने ही देश की हार मानने जैसा है। क्या ऐसे नेता यही चाहते हैं कि चीन के सामने देश हार जाए? एक तरह से फारूक अब्दुल्ला अपने इस इंटरव्यू में न्यायोचित ठहराते हैं चीन के इस विस्तारवादी मानसिकता को, और दूसरी ओर उससे भी बढ़कर एक तरह से एक देशद्रोही कमेंट करते हैं और कहते हैं भविष्य में चीन के साथ मिलकर अगर हमें यह मौका मिलेगा तो हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। यह मुझे समझ में नहीं आता है कि एक सिटिंग सांसद इस प्रकार की बातें कैसे कर सकते। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से सांसद हैं। वो उसी संसद में बैठते हैं जो देश की संप्रभुता के लिए वचनबद्ध है। क्या फारूक अब्दुल्ला को इसकी परवाह नहीं है? नहीं है तो फिर वो सांसद क्यों बने बैठे हैं?
क्या वो अनुच्छेद 370 पर चीन की तरफ देख रहे हैं? क्या उन्हें उम्मीद है कि चीन की मदद से 370 वापस आएगा? मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहाँ बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उससे चेन्नई भी ले गए, वहाँ भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया और उन्हें आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस ज़ोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे? अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली। फारूक अब्दुल्ला के बयान को बीजेपी ने देशद्रोही बताया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने ऐसी बातें पहली बार नहीं कही। फारूक अब्दुल्ला लगातार इस तरह की बातें करते रहे हैं। याद कीजिए पीओके पर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान। वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान, और 70 साल से ये उसको हासिल नहीं कर सके। आज कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। अरे जरा ले ना, हम भी तो कहते हैं जरा ले लो, हम भी देखें। वो भी कोई कमजोर नहीं है, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, उनके पास भी एटम बम है, वो भी हमारे ऊपर ही डालते हैं। बेड़ा गलत तो हमारा ही होगा। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के एटम बम से डरा। फारूक अब्दुल्ला दुश्मन चीन की ताकत को बताते हैं। फारूक अब्दुल्ला को भारत के दोनों दुश्मन लुभाते हैं। फारूक अब्दुल्ला को बस भारत की बात पसंद नहीं है। अभी चंद महीनों पहले यह कहा था कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जाके लोगों से पूछेंगे कि क्या वो भारतीय हैं, तो लोग कहेंगे नहीं, हम भारतीय नहीं हैं, हम भारत में रहना भी नहीं चाहते हैं। और दुखद विषय था कि उसी स्टेटमेंट में 24 सितंबर को फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि अच्छा होगा अगर हम चीन के साथ मिल जाएं। आप बताइए, देश के संप्रभुता पर प्रश्न उठाना, देश के इंडिपेंडेंस पर, देश की सॉवरेनिटी पर, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, यह एक सांसद को किस प्रकार से शोभा देता है? और क्या यह देश विरोधी वचन नहीं है? फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं की सोच पर गुस्सा आता है। चीन से सबसे बड़े टकराव में ये अपना मौका देख रहे हैं। 370 हटने से कश्मीर की पुरानी राजनीति खत्म हो गई है। इसी राजनीति को बचाने के लिए ऐसे नेता छटपटा रहे हैं। इसलिए ये किसी भी तरह से 370 वापस लाना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें चीन का सहारा लेने में भी हिचक नहीं है। लेकिन कश्मीर में 370 अब इतिहास की बात हो गई। ऐसे नेताओं ने सोच नहीं बदली तो इनकी राजनीति भी अब इतिहास हो जाएगी। आज तक भी अनुच्छेद 370 हटने पर फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को नजरबंद किया गया था, क्योंकि कश्मीर के नेता अनुच्छेद 370 पर कश्मीर को भड़का सकते थे, कश्मीर में आग लगा सकते थे। फारूक अब्दुल्ला 7 महीने तक नजरबंद थे। उन्हें इसी साल मार्च में छोड़ा गया। इस अनलॉक के बाद वो अपनी राजनीति को अनलॉक करने में जुटे। इसी के तहत उन्होंने आज तक के कैमरे पर वो बयान दिया जिससे पूरे देश में उनकी असली सोच सामने आ गई। आपको एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला के साथ हुई ये एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में आपने इतने सालों से आप मुख्यमंत्री रहे, कई बार सांसद भी हैं, लेकिन जो कश्मीर में असमंजस है, हालात हैं, आखिर उनको किस तरह से पटरी पे लाया जाए ताकि जो नॉर्म वो तो ना देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल सवाल है इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ उथल पुथल है। जो इनने किया है 5 अगस्त को, वो यहाँ कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बिके हुए लोग हैं, वो पहले भी थे। जैसे अल्लाह ने कहा कि शैतान रहेगा जब तक इस दुनिया कायम है, वो शैतान होंगे, आज भी हैं और कल भी होंगे। उन्होंने नुकसान पहुंचाएंगे वो,
मगर अगर हमारा ईमान सही होगा और हमें अल्लाह पे भरोसा और अपने आप पे भरोसा होगा तो वो लोग कामयाब नहीं होंगे। हम लोगों को अपना हक मिलेगा, हम लोग फिर से खुशियाँ देखेंगे। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हमें जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी, उसके लिए हमें दरेग नहीं करनी चाहिए। आपने कुछ दिन पहले ही कहा कि कश्मीर के लोग जो है चीन की बातों को लेकर या चीन के एक्शन को लेकर काफ़ी खुश हैं। वो तो देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है, मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहाँ बुलाया नहीं। हमारे वज़ीर आज़म ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उससे चेन्नई भी ले गए, वहाँ भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया। और उन्हें आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है, और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस ज़ोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। और मैं आपको बताऊंगा, ये कितना भी कोशिश करें हमारी आवाज़ को दबाने की, जब तक अल्लाह हमारे साथ है ये हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकेंगे। अनुच्छेद 370 के हटने से कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं और उनकी पार्टियों की राजनीति हाशिए पर चली गई है। शायद यही बात अब ऐसे नेताओं को चुभ रही है। अब ये जैसे तैसे अनुच्छेद 370 वापस लाने पर जोर लगा रहे, ताकि इनकी राजनीति जो कंप्यूटर की तरह हैंग हो गई थी वो रीस्टार्ट होकर फिर से चल सके। फारूक अब्दुल्ला की चाइनीज उम्मीदों ने कैसे देश की सियासत में आग लगाई है, अब हम आपको यह दिखाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला के बहाने चीन के मामले में कांग्रेस और राहुल गांधी को भी घेर लिया है। सर्जिकल स्ट्राइक पे, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाकर राहुल गांधी पाकिस्तान में हीरो बने थे, आज फारूक अब्दुल्ला चीन में हीरो बने होंगे। ये लोग, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो राहुल गांधी है, ये तमाम जगह हीरो बन रहे हैं। पाकिस्तान में हीरो बन रहे हैं, चीन में हीरो बन रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान को बीजेपी ने राहुल गांधी से जोड़ दिया। फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी को एक ही सिक्के के दो पहलू बता दिया। राहुल गांधी चीन के मामले पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। बीजेपी को फारूक अब्दुल्ला के बयान से पलटवार का मौका मिल गया। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायु सेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देते। मोदी जी से घृणा करते करते अब ये हद हो गई है कि ये लोग अब देश से घृणा करते हैं, अब ये भारत से घृणा करते हैं, अब ये हिंदुस्तान से घृणा करते हैं। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने चंद दिनों पहले हिंदुस्तान को सरेंडर्ड बताया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था कि प्रधानमंत्री कायर है, प्रधानमंत्री छुपा हुआ है, प्रधानमंत्री डरा हुआ है। दूसरे देशों के लिए तारीफ और अपने देश, अपने प्रधानमंत्री, अपने आर्मी के लिए इस प्रकार के वचन, ये कहां तक देश के सन्मुख है और ये कहां तक देश विरोधी है, ये आप सब जानते हैं और आप सब समझते हैं। एक तीर से बीजेपी ने दो निशाने लगा दिए। अब्दुल्ला की बात पर राहुल को लपेट लिया, फिर कांग्रेस की एक एक बात याद दिला दी। पाकिस्तान की बात हो या अब चीन की बात, कांग्रेस के नेताओं को पुराने बयान याद दिलाए। अब्दुल्ला और राहुल गांधी को एक बता दिया। आप दोनों डुप्लेक्स बना के रहिए। आप दोनों को अगर हिंदुस्तान के बाहर सारे देश अच्छे लगते हैं, आपको लगता है हिंदुस्तान में टॉलरेंस नहीं है, हिंदुस्तान में सहिष्णुता नहीं है, आर्टिकल 370 को दूसरे देशों से उनके मदद के माध्यम से आर्टिकल 370 को पुनः स्थापित करना है, आपको लगता है जैसे मणिशंकर अय्यर ने जाके पाकिस्तान में कहा था कि मोदी की सरकार को गिराना होगा, तो ये दोनों, चाहे फारूक गांधी कहिए या राहुल अब्दुल्ला कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। चीन के मामले में बीजेपी पहले ही कांग्रेस को घेर रही थी। चीन के नेताओं से हुई पुरानी मुलाकातें याद दिला रही थी। इसमें सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तीखे हमले थे।
आज बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा की टर्की में छुट्टियों पर कमेंट किया। रॉबर्ट वाड्रा का टर्की में स्केटिंग वाला वीडियो वायरल है। टर्की के नाम से याद आया कि अभी तो जीजाजी वहां स्केटिंग कर रहे हैं टर्की में। मैंने देखा नया ऑफिस खुला है टर्की में कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर खुलना, जीजाजी का जाके वहां स्केटिंग करना, भारत के खिलाफ ट्वीट करना, भारत ने सरेंडर कर दिया है, इस प्रकार की बातें बोलना। विवाद फारूक अब्दुल्ला के बयान से शुरू हुआ, लेकिन बात कांग्रेस और राहुल गांधी पर पहुंच गई। चीन के मामले में देश की राजनीति का यह टकराव तभी से चल रहा है जब से चीन ने लद्दाख में संघर्ष की स्थिति बनाई है। कितनी बार बातचीन हो चुकी है, लेकिन अब भी इसका कोई हल नहीं निकला है। सीमा पर सैनिक दुश्मन से लड़ रहे हैं, इधर देश के नेता आपस में लड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। लेकिन हमें इस राजनीति से ज्यादा चिंता बॉर्डर की है। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान ने मिलकर साजिश की है। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक अहम बयान से यह बात साफ हो गई। राजनाथ सिंह ने खुले तौर पर कहा कि चीन और पाकिस्तान ने मिशन के तहत बॉर्डर का विवाद बनाया है। पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर गड़बड़ी फैलाता है तो चीन एलएसी पर पड़ने वाले इलाकों को अपना बताकर या फिर एलएसी की परसेप्शन लाइन को बदलकर विवाद खड़ा करता है। रक्षा मंत्री ने इन दोनों देशों को बॉर्डर पर बाज आने की चेतावनी भी दी है। साफ मैसेज यही है कि अखंडता और संप्रभुता पर भारत कोई समझौता नहीं करेगा। बॉर्डर पर भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा, फिर चाहे वो सैनिक ताकत बढ़ाना हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। सड़कों और पुलों को बनाने का काम बहुत तेजी से हो रहा है। रक्षा मंत्री ने आज 44 रणनीतिक पुलों का उद्घाटन किया है। सरहद पर 44 रणनीतिक पुलों के उद्घाटन के साथ आत्मविश्वास से भरे नए भारत को दुनिया देख रही है। इन पुलों में से अधिकतर उस चीन के साथ मौजूद एलएसी पर बने हैं जिसने मई से पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ तनाव बरकरार। ऐसे में मौका भी था और दस्तूर भी। रणनीतिक पुलों के उद्घाटन के इस मौके पर चीन को भारत ने कड़ा संदेश भी दिया और सुधर जाने का दो टूक संकेत भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ चीन का नाम लेकर कहा कि दोनों देशों ने भारत के साथ सरहद पर विवाद खड़ा किया है। ये हमारी उत्तरी और पूर्वी सीमा पर पैदा की गई स्थितियों से भी आप भली भांति परिचित हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। राजनाथ का यह बयान इसलिए बेहद अहम है क्योंकि जिन 44 रणनीतिक पुलों का उन्होंने उद्घाटन किया है उनमें से 8 लद्दाख में पड़ते हैं। इसके अलावा 44 में से 10 पुल जम्मू और कश्मीर में हैं। चीन के साथ सरहद साझा करने वाले उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में 44 में से 8 पुल हैं। चीन के साथ सरहद साझा करने वाले हिमाचल प्रदेश में 44 में से 2 और सिक्किम में 4 पुल हैं। इन पुलों के साथ एलओसी से लेकर एलएसी तक भारत ने अपनी रणनीतिक मजबूती बढ़ाई है। 44 में से 4 ब्रिज पंजाब में भी पड़ते हैं। सरहदी इलाकों में सड़कों, पुलों और सुरंगों का जाल बिछा रहे भारत की ये ताकत चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरे से लड़ने का माद्दा देती है। इसीलिए भारत बिना लाग लपेट चीन और पाकिस्तान को सरहद पर तनाव कम करने का एक तरह का अल्टीमेटम दे रहा है। बहुत सही वक्तव्य है माननीय रक्षा मंत्री जी का। पहला चीज़ तो ये है कि जिस तरह से मोदी जी ने चाइना और पाकिस्तान के परिवर्तन में हिंदुस्तान का अप्रोच में पूरा परिवर्तन आया है, सी चेंज लाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले क्या था? पहले यहाँ की सरकार तुष्टीकरण करती थी पाकिस्तान चाइना की, घुटने टेकती थी, बेंड करती थी, और जो चाइना हुक्म देता था, पाकिस्तान हुक्म देता था, वही होता था। राष्ट्र की कोई चिंता नहीं करता था। वो मोदी जी ने स्टाइल बदल दिया। इसीलिए चीन बहुत भयभीत है, चीन घबराया हुआ है और चीन लद्दाख में समस्या इकट्ठा कर रहा है। सरहद के ऊपर पाकिस्तान और चाइना 2 फ्रंट वॉर का सिनारियो बना रहे हैं और तरह तरह के सवाल खड़े कर देते हैं, अड़चने खड़े करते हैं। वो उनका काम है और वो करेंगे। हमको 2 फ्रंट वॉर का फेस करना है तो हमको फेस करनी पड़ेगी, उसमें दो राय नहीं है और हम तैयार हैं, तत्पर हैं। 30 मीटर से लेकर 484 मीटर के इन 44 पुलों को बनाने की कामयाबी के साथ भारत की ताकत बढ़ी है।
इसीलिए हजार दुश्वारियों के बीच भारत ने प्रोजेक्ट को रोका नहीं। सर ये बहुत डिफिकल्ट ब्रिज था सर, सियांग ब्रिज। ये देखिए यहाँ ये वाला ब्रिज, पहले बेली ब्रिज जो लगा हुआ है सस्पेंशन ब्रिज BSB, और इसका हमने कैंटिलीवर बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज बनाया है, और यहाँ से काट के पहाड़ के काट के इसमें से रास्ता बनाया गया सीधा करने के लिए। 44 पुलों के उद्घाटन के मौके पर अरुणाचल प्रदेश में नेचुफू सुरंग की नींव भी रखी गई। इस बार हमने इनको काफी फोकस दिया है कि बॉर्डर एरियाज में जो कनेक्टिविटी हासिल कर ली है, जहां हमने रोड्स बना दी हैं, वहां ब्रिजिंग को भी हम थोड़ा स्पीड अप करें, ताकि जो इंफ्रा डेवलपमेंट है, इवन जो सिविल ट्रैफिक है या जो सिविल डेवलपमेंट है, वो भी 24 टन के ऊपर के अभी बड़े बड़े ट्रेलर्स जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के लिए तो फर्क पड़ता ही है। सरहद पर रणनीतिक निर्माणों के ये कदम ही भारत के साथ चीन की असली परेशानी है। चीन के साथ पाकिस्तान भी परेशान है, लेकिन भारत के कदम रुकने वाले नहीं, थकने वाले नहीं। 44 पुलों के उद्घाटन से पहले 3 अक्टूबर को 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल का उद्घाटन हुआ है। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। और अब बॉर्डर से बिहार की तरफ चलते हैं। वैसे तो बिहार में चुनाव है, प्रशासन और पुलिस को मुस्तैद रहना चाहिए था, लेकिन एक ऐसी वारदात की गई जो पुलिस और सरकार दोनों के दांव पर पानी फेरती है। सत्ता की जंग के लिए बजती डुगडुगी के शोर के बीच एक मां और 5 साल के मासूम की चीखें गुम हो गई। बक्सर में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई तो हैवानों ने उसके 5 साल के बच्चे को नदी में फेंक दिया। यह उस राज्य में हो रहा है जहां सीएम सुशासन के दावों पर ताल ठोकते नहीं थक रहे। अब बताइए, शाम के बाद कोई निकल पाता था? और आज क्या स्थिति है? उनका राज हम लोगों ने स्थापित किया। हम क्या बोलते रहते हैं कि हर तरह से, किसी भी तरह से हम क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार में बजा चुनावी बिगुल। नीतीश कुमार कुर्सी को फिर अपने नाम करने की जंग में व्यस्त हैं। सुशासन की याद दिला रहे हैं। मंत्री संतरी सब सुशासन के गीत गा रहे हैं। चुनावी रंग सिर पर सवार है। बस जिससे वोट लेना है वो बेहाल है, बर्बाद है। बक्सर के सरकारी अस्पताल सुशासन का एक रंग देखिए। ये दरिंदों की हैवानियत की गवाही दे रहा है। इस महिला ने जो दास्तान सुनाई है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। इस महिला के साथ गैंगरेप हुआ। हैवानों ने इसके 5 साल के बच्चे को गंगा में फेंक कर मार डाला। नीतीश राज में बेखौफ दरिंदों ने एक परिवार को बेरहमी से उजाड़ डाला। पीड़िता के भाई के एक एक शब्द पर गौर कीजिए। कि 2 हम लोग का पकड़ा, हमारे को पकड़े हैं 2 आदमी। उसके बाद झाका झूमर किया ये लोग, तो 3 आदमी आया, हमारे मुंह पर कुछ छिड़क दिया, हम बेहोश हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक पीड़िता अपने बच्चे के साथ बैंक जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने अचानक महिला को पकड़ लिया। महिला ने विरोध किया तो उसे बेहोश कर दिया। बच्चे को उफनती हुई गंगा नदी में फेंक दिया गया। काफी देर तक जब पीड़िता नहीं लौटी तो परिवार वालों ने इलाके को खंगालना शुरू किया। तलाश के दौरान पीड़िता और उसका बेटा गंगा में गोते खाते मिले। महिला की चीखें सुनकर लोग पहुंचे तो पता चला कि बच्चे और महिला दोनों के हाथ पैर बंधे हुए हैं। महिला तो बदहवास हालत में बाहर निकाल ली गई, लेकिन मासूम बच्चा तब तक दम तोड़ चुका था। जो आप कह रहे हैं, जो वहाँ पे उनके परिजन गए थे या गांव के लोग, अन्य लोग गए हुए थे, तो पीड़िता के साथ ही उसके बच्चे का जो है उनके आगे पेट में जो एक बच्चे को बंधा हुआ था, जो तालाब से निकाला गया। तो उस समय बच्चे की तो हम लोग भी इलाज के लिए भेजे, लेकिन बच्चे को अब जीवित नहीं बचाया पाया जा सका। लेकिन महिला भी ठीक है, बयान दे रही हैं, और उनके द्वारा भी बयान हमारे थाना प्रभारी के द्वारा कलमबद्ध किया गया है, महिला थाना प्रभारी के द्वारा। उस पर आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मामला दर्ज कर लिया गया, गिरफ्तारी हो गई है, मेडिकल हो गया है, रिपोर्ट का इंतजार है। कुछ लोग फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। एसपी साहब ने रटा रटाया बयान दे दिया, यानी कार्रवाई की खानापूर्ति हो गई। अब सरकार के मंत्री का बयान भी सुनिए। जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। लड़की दलित है।
निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। सवाल उठता है कि जब चुनाव सिर पर है, आम दिनों के मुकाबले ज्यादा इंतजाम हैं, तब ऐसे में पुलिस का प्रभाव गायब क्यों है? अपराधियों को पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? दिन दहाड़े एक महिला को अगवा करने, गैंगरेप करने और फिर उसे और उसके बच्चे को बांधकर नदी में फेंक देने की खबर इन्हें परेशान क्यों नहीं करती? ऐसी घटनाओं से सिस्टम बेचैन क्यों नहीं होता? चुनाव का दौर है, इसलिए इस मामले को लेकर राजनीति की आंच भी तेज हो गई है। बीमार समाज में हम तब्दील होते जा रहे हैं। संविधान के पन्ने, हम भारत के लोग वगैरह वगैरह सारी चीजें खारिज हो रही हैं। आप चाह रहे हैं कि मध्ययुगीन व्यवस्था है और उसी व्यवस्था में इंसान सांस ले। अगर त्वरित तौर पे कार्रवाई नहीं होती है तो ये सीधे तौर पर लगता है कि सरकार की कहीं न कहीं संलिप्तता है। दोषी जल्द से जल्द पकड़े जाएं, ये हम मांग करते हैं सरकार से, और यही इनका सुशासन है डबल इंजन की सरकार का बिहार में। ये दिख रहा है, ये घिनौना कुकृत्य के लिए जो लोग भी जिम्मेवार हैं उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सुशासन का दावा करने वालों पर सवाल तो उठेंगे ही। इस हैवानियत पर पुलिस को अब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन जब सिर्फ बयान से ही सुशासन का सिक्का चल रहा हो तो फिर कार्रवाई कैसे होगी? आज अपनी चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण और अपराध के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति का जमकर बखान किया, मगर वहीं दूसरी तरफ पटना से 140 किलोमीटर दूर एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना और उसके बेटे की हत्या के मामले में वो पूरी तरीके से चुप्पी साध गए। कैमरा पर्सन नदीम आलम और बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कई हिस्सों से आज पावर सप्लाई पर ब्रेक लग गया। शहर के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई रुकते ही सब कुछ ठप हो गया। 3 घंटों तक लोग हैरान परेशान होते रहे। बताया गया कि मुंबई को बिजली की आपूर्ति करने वाली 4 कंपनियों में से एक की दिक्कत हो गई थी। आपको बता दें, मुंबई में बिजली की आपूर्ति 4 कंपनियां करती हैं। पहली बेस्ट, दूसरी अडानी, तीसरी टाटा पावर और चौथी महावितरण। इसमें से टाटा पावर में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से सब कुछ ठप हो गया। जरा सोचिए कि 2 करोड़ की आबादी वाले मुंबई महानगर में जब 3 घंटे तक पावर कट हुआ तो बेचैनी कितनी बढ़ गई होगी। इन 3 घंटों में शहर का क्या हाल था, यह आपको समझाने के लिए हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इसे देखिए। इसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि इस पावर कट ने कैसे मुंबई की जेब काटी। नुकसान का पूरा हिसाब किताब हमारे पास है। मानो वक्त से भी एक कदम आगे निकलने की, लेकिन आज एक झटके में सब कुछ कभी ना रुकने वाली मुंबई ठप हो। देश की आर्थिक राजधानी में ऐसा ब्रेक लगा कि शहर की पूरी रफ्तार थम गई। लोग हैरत में पड़ गए। जो जहां था वहीं की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन ठप हो गई। मोनो रेल की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। घरों की बिजली गुल हो गई। अस्पतालों में अंधेरा छा गया। सरकारी दफ्तरों से बिजली चली गई। मुंबई हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई रोक दी। मुंबई यूनिवर्सिटी के केसी कॉलेज के इम्तिहान रद्द कर। कई रेलवे सब स्टेशनों में सिग्नल बंद हो। आज मैं यहाँ पर सबर्बन इलाके में आया हूँ तो लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। ट्रैक इसलिए क्रॉस कर रहा हूँ, फिलहाल इस वक्त सेफ है क्योंकि कोई भी लोकल ट्रेन यहाँ पर नहीं चल रही है। लोकल ट्रेन्स यानी मुंबई की लाइफलाइन, और अगर ये रुक जाए तो मुंबई रुक जाती है। और पिछले 1 घंटे से बिजली नहीं है। हालांकि सरकार ने अपना बयान तो जारी कर दिया है और कहा है कि टेक्निकल फेलियर के कारण ग्रिड फेलियर हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये देश के सबसे चमकते शहर का हाल था। पावर ग्रिड की इनकमिंग सप्लाई फेल होने की वजह से बिजली गुल हो गई थी। मुंबई सेंट्रल, ठाणे, जोगेश्वरी, वडाला, चेंबूर, बोरीवली, दादर, कांदिवली, मीरा रोड, नवी मुंबई, ठाणे और पनवेल के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। के आसपास मुंबई में बिजली कटौती हो गई थी और उसकी वजह से कई सारे दफ्तरों में लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं बिजली के वापस आने का। सबसे ज्यादा दिक्कत बिजली जाने का कहाँ पे लगा? मतलब दफ्तर के अंदर नहीं बैठ पा रहे हैं, एसी नहीं चल रहा है, या लिफ्ट का? एसी इट्स ओके, 2nd फ्लोर तक ही लिफ्ट का कोई इशू नहीं है। 2nd फ्लोर तक ही जाना है तो कोई इशू नहीं। बाकी एसी का भी नहीं है। फिलहाल तो काम शुरू नहीं किया है, कुछ प्लानिंग, कुछ टारगेट्स हैं। आज मंडे है और सबसे वर्स्ट थिंग यही है। मुंबई में सामान्य तौर पर बिजली नहीं जाया करती है। लोगों को ये भी याद नहीं कि पिछली बार ऐसी स्थिति कब आई थी। जाहिर है लोग परेशान हो गए। बीईएसटी ने बयान जारी कर लोगों को बताया कि टाटा पावर की इनकमिंग सप्लाई फेल होने की वजह से बिजली गुल हुई है।
रेलवे ने भी जानकारी दी कि टाटा पावर कंपनी के ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है। बीएमसी को पावर कट के कारण आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना पड़ा। यहाँ पर मुंबई में, और वो ये है कि बिजली कब आएगी। बिजली जब जाती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है वापस आने में। यहाँ पर लोग फ़ोन कर करके बिजली के दफ्तर में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का फेलियर है ये उसे देखकर भी समझिए। इस तरह से कभी बिजली गई है मुंबई में? नहीं तो कभी गई है? नहीं मैम, मैम आज पहली दफ़ा गई है, और जब जाती है ना तो फ़ोन पे फ़ोन मारने पड़ते हैं, जल्दी से फ़ोन उठाते भी नहीं है। और जब प्रॉब्लम होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुंबई में छोटे छोटे घर होते हैं, उसी के अंदर खाना बनाया जाता है, उसी के अंदर बच्चे रहते हैं। बीएमसी ने अस्पतालों को लगभग 8 घंटों तक चल जाने लायक डीजल की सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा। मुंबई के कोविड अस्पतालों में पावर बैकअप के जरिए बिजली की आपूर्ति। कई अस्पताल सब हाउस में, कल छोटे अस्पताल सब हाउस में प्राइवेट क्लिनिक्स ऐसी हैं जहां पर बत्ती गुल थी, जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस बात को भी झुटलाया बिल्कुल नहीं जा सकता है। अब कोविड के समय में, कोविड-19 के समय में, जबकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ऐसी भयावह स्थिति का पैदा होना बड़ी हैरानी की बात है। बिजली गुल होते ही महाराष्ट्र सरकार में ऊपीएम एक्शन में आ गए। मुख्यमंत्री ने राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत और बीएमसी कमिश्नर से सवाल जवाब किया, तुरंत बिजली बहाली के निर्देश दिए। इस आदेश के बाद ऊर्जा मंत्री की ऊर्जा वापस लौट आई, सारा तंत्र बिजली बहाली में लग गया। लेकिन इसके बावजूद करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गड़बड़ी को ठीक किया जा सका। महापारेषणच्या 400 केव्ही कळवा पडगा जीआयएस केंद्रात सर्किट 1चे देखभाल दुरुस्तीचे काम सुरू होते। यावेळी सर्व भार सर्किट 2 वर टाकलेला होता, मात्र सर्किट 2 मध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याने मुंबई ते ठाणे मधील बहुतांश भाग आज प्रभावित झालेला आहे। अब ये समझिए कि इतना बड़ा पावर फेल हुआ क्यों। मुंबई में बिजली गुल होने को लेकर मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बताया, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम की पुणे कालवा लाइन शनिवार से ही ऑफ थी। इसके बाद एक और सर्किट खाड़गे कालवा में भी फॉल्ट हुआ, जिसकी वजह से पुणे खरगोन के तीसरे सर्किट पर पूरा लोड पड़ गया और वो बंद हो गया। खरगोन और कालवा सब स्टेशन मुंबई को बिजली सप्लाई करता है। इससे करीब 2000 मेगावाट की सप्लाई पर असर, यानी सर्किट 2 में अचानक तकनीकी खराबी आने से कई जगहों पर ट्रिपिंग की समस्या हुई और फिर मुंबई शहर में बत्ती गुल हो गई, जिससे शहर का आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। जो राष्ट्रीय ग्रिड सिस्टम है उसमें समस्या नहीं, वो सिक्योर है, सेफ है उसमें, और जितने पावर की आवश्यकता है उतना पावर, सबसे राहत की बात है। ये जितना पावर की आवश्यकता है उतना पावर हम महाराष्ट्र को या मुंबई को दे सकते हैं। समस्या स्टेट ग्रिड में हुई, स्टेट का ट्रांसफर। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिजली सप्लाई फेल होने की आखिर गड़बड़ी कैसी हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे अमूमन इस तरीके की बिजली कटना कोई बड़ी बात नहीं है मुंबई में, लेकिन ऐसे बिजली कट जाना सामान्य घटना नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है मुंबई की आर्थिक गतिविधि। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि पार कटने कैसे आज मुंबई की जेब काट ली होगी। देश में होने वाले कारोबार का बड़ा नेटवर्क मुंबई से चलता है। कई कंपनियों के मुख्यालय मुंबई में है, कई बैंकों के हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, शेयर बाजार भी मुंबई में है। ऐसे में बिजली की आपूर्ति ठप होने से आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचा है। एक रिसर्च के मुताबिक मुंबई में बिजली गुल होने से हर घंटे 258 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। यानी आज 3 घंटे में कम से कम 774 करोड़ रुपए का नुकसान तो हुआ होगा। लेकिन आशंका यह है कि नुकसान का दायरा इस आंकड़े से कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मुंबई पर पड़ने वाले ऐसे बुरे असर से देश के 25% औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ सकता है। देश के समुद्री व्यापार का 70% हिस्सा मुंबई वाले रूट से जुड़ा है और पारकट से 70% पैसे के लेन देन पर भी असर पड़ा, क्योंकि ज्यादातर बैंकों के दफ्तर मुंबई में है। तो इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।